Hello everyone. So we did up to fundamental duties in the previous lecture और अब हम आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में. So अभी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 20 पेजेस बच रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम मोस्टली कवर कर लें. तो हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे. जहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत होगी और बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट. अदरवाइज विल जस्ट गो थ्रू दिस इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और जो भी फैक्ट्स हैं उसको गो थ्रू करते चलेंगे. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव पे आते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो यूनियन अब आ गया है, मतलब हम कहाँ पे आ गए, पार्ट 5 पे आ गए अब. ओके, पार्ट 4 और 4A देख लिया हमने. अब पार्ट 5 जो है वो डील करता है किससे, यूनियन से रिलेट करता है. यूनियन में कौन कौन आएंगे, यूनियन के एग्जीक्यूटिव्स आएंगे तो उनकी बात करेंगे. जैसे हम बात करेंगे पहले प्रेसिडेंट की, फिर वाइस प्रेसिडेंट की, फिर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, देन पार्लियामेंट के अंदर कैसे चलती है लोकसभा राज्यसभा, देन बजट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें देखेंगे इसमें. ठीक है, तो ये 52 से लेके 78 तक जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं इसमें. ठीक है, 70 तक, 52 से लेके 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये दिमाग में रखना है. और इंडिया में क्योंकि हम रिपब्लिक हैं, सो जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है. प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है. वहीं जो एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे कंट्री के वो हैं प्रेसिडेंट, जिनको नॉमिनल हेड भी बोलते हैं. ओके, एग्ज़ाम में पूछेगा तो यही पूछेगा कि हु इज़ द नॉमिनल हेड, तो प्रेसिडेंट ही होना चाहिए. ये उन्हीं के नाम पे सारे एक्शंस लिए जाते हैं. देन प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये दिमाग में रहना चाहिए. इसके अलावा हम देखते हैं इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो क्या आर्म्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है. तो लेजिस्लेचर जो है हम नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, और हमारे यहाँ तो हमारी पार्लियामेंट है. तो इनके भी 2 पार्ट्स हैं, राज्यसभा और लोकसभा. और एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनके हेड पीएम होते हैं. और जुडिशरी में हम देखते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट एट द पेडेस्टल, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट. अब हम सबसे पहले प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं. तो प्रेसिडेंट का जिक्र आर्टिकल 52 है. तो हम देखेंगे 52 से लेकर 78 तक सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव को ही डिस्कस करेंगे सिर्फ हम. ओके, तो प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 52 के अंदर बोला गया है कि इंडिया के प्रेसिडेंट होने चाहिए. देन ये फर्स्ट सिटीज़न होते हैं हमारे कंट्री के. देन 53(1) में उनके क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ये सब की बात कही गई है. तो अकॉर्डिंग टू 53(1) द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन रेस्ट विथ प्रेसिडेंट, ये कहा गया है कि ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड. देन 58 आर्टिकल 58 में उनकी क्वालिफिकेशंस की बात कही गई है. तो क्वालिफिकेशंस में बाकी नॉर्मल है, ये देख लीजिए. एज लिमिट है कि ही मस्ट हैव कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा. सो लोकसभा के एज अ मेंबर के तौर पे उनको क्वालिफाइड होना चाहिए. और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किया होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो सबके लिए अलग होता है. जैसे कि अगर प्रेसिडेंट के लिए आप खड़े हो रहे हैं, या वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं, या फिर गवर्नर के लिए खड़े हो रहे हैं, और या मिनिस्टर हैं आप, है ना, तो ये पोजीशंस जो है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कही जाएगी ना. जैसे मान लो कि इफ़ द वाइस प्रेसिडेंट का मन हुआ प्रेसिडेंट इलेक्शंस, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है. और वहीं अगर वो कह सकते हैं नॉर्मल MP होते, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो शायद कह सकते थे कि वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं. लेकिन क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं है, गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो हो सकता है. ठीक है. देन आर्टिकल 59 में आते हैं. आर्टिकल 59 में मेंशन है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस का, ये दिया हुआ है. देखिए ये सब पूछता भी नहीं होता ना, ये थोड़ी डिटेल में जा रहा है. सो लेट्स सी. 54 में उनके इलेक्टोरल कोलाज की बात कही है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात कही है कि रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट.
तो हम देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है किस बेसिस पे होगा, तो उनको सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं या फिर उनके इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं सिर्फ ये ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी। तो इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वही उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ये जो दिल्ली और पौंडीचेरी जो था ये इंक्लूड हुआ था इन 1992। तो आप समझ सकते हैं 1992 में क्या हुआ था। 1992 में हमारा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वाला एक्ट आया था, वो 72-73 था, और ये क्या है, सॉरी वो 73 और 74 था, और ये क्या है 70। तो 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये हुआ था। और किस तरीके से इनका इलेक्शन होगा, तो बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, इस सिस्टम के थ्रू। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखा जाए तो उनके नॉमिनेशन के लिए 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। टर्म ऑफ ऑफिस 56 आर्टिकल 56 में दिया हुआ है, जो कि है 5 इयर्स। उनका टर्म 5 इयर्स का होता है। अभी हमने देखा हमारी प्रेसिडेंट जो है वो लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक 2022 में इलेक्ट हुई थी। देन वी सी आर्टिकल 57, ये प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन। Then Article 60, the President is administered the oath of office and secrecy by the Chief Justice of Supreme Court. तो Article 60 जो है it is related to President is administered the oath of office and secrecy by the Chief Justice. तो President हम देखते हैं मोस्टली सबको ओथ दिलाते हैं, तो इनको कौन दिला रहा है ओथ? चीफ जस्टिस। सैलरी देखिए तो इनकी मंथली सैलरी 5 लाख के अराउंड है, और इनकी सैलरी जो है वो इनकम टैक्स फ्री है। आर्टिकल 61, ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इम्पीचमेंट जो है वर्ड ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया गया है, और सिर्फ एक ग्राउंड है जिस पे वो इम्पीच किए जा सकते हैं, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एन इम्पीचमेंट मोशन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और कैसे आ सकता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा कोई भी उनके खिलाफ ला सकती है इम्पीचमेंट मोशन। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि 1/4 ऑफ मेंबर्स जो है उनको उसको साइन किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट को 14 डे पहले नोटिस मिल जानी चाहिए कि कुछ ऐसा मोशन आ रहा है। एंड देन जो भी कह सकते हैं कि जो स्पेशल मेजॉरिटी से अगर पास हो गया तो द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड। एंड ऑल्सो इट इज़ नेसेसरी टू फिल द कॉन्सिक्वेंशियल, मतलब अगर प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो गया तो उनकी सीट जो है दैट इज़ कह सकते हैं वेकेंट। तो अगर वेकेंट होती है सीट तो विदिन 6 मंथ्स इलेक्शंस हो जाने चाहिए। सो वी सी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रह सकते हैं। प्रेसिडेंट्स का क्रोनोलॉजी दिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देन राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और ये लगातार 2 बार कंजिक्यूटिव टर्म रहे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे और 1 बार प्रेसिडेंट। देन जो हम देखते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से काउंटिंग होती है, तो इसमें सिर्फ वीवी गिरी के इलेक्शन में अभी तक सेकंड प्रेफरेंस वोट काउंट हुए हैं। देन नीलम संजीवा रेड्डी जो थी, जब पहली बार इन्होंने लड़ा प्रेसिडेंट का इलेक्शन तब ये हार गए थे, बट जब नेक्स्ट टाइम इन्होंने सेकंड टाइम वो लड़ी तो ही वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड। और इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब हम आते हैं राइट्स और पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास हैं। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं ये है कि जो भी गवर्नमेंट जो एक्सरसाइज करती है सारे पावर्स एग्जीक्यूटिव वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही करती है। और अंडर आर्टिकल 78
प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना है प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना है प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स हैं। ओके, सो इनको इन्फॉर्म्ड रखना है अंडर आर्टिकल 78। और प्रेसिडेंट जो है वो कोई डिक्लेयर कर सकते हैं शेड्यूल एरिया। तो शेड्यूल एरिया हम जान रहे हैं वो कौन से शेड्यूल में आता है। शेड्यूल एरिया आप कह सकते हैं कि जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ क्या कहते हैं SC पॉपुलेशन है। ओके, तो उनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए शेड्यूल एरिया होती है। और ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 2244(1) आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। और प्रेसिडेंट जो है वो किसको किसको अपॉइंट करते हैं वो देख लें। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एम्बेसडर्स एंड अदर डिप्लोमेट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ यूटीज, then member of language commission, members of minority commission, governors, chairperson or members of UPSC. then comes article 222 of the Indian constitution। इसमें जजेस के ट्रांसफ़र्स की बात कही गई है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट। सो ये भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब आते हैं, ये तो थे इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब आप आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पे। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है कि लॉ बनाने की पावर। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं और डिज़ोल्व कर सकते हैं। डिज़ोल्व सिर्फ लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा हम जानते हैं परमानेंट हाउस है। तो ये उनके पास पावर है। और जो भी फर्स्ट सेशन होगा ऑफ एवरी ईयर और द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी न्यू इलेक्शन, तो उसको एड्रेस कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। और इनके पास पूरा राइट है कि वो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस कॉल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 108। और कोई भी बिल है तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उसमें एसेंट नहीं देंगे। और देखा जाए तो पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ, सो प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये होते हैं पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब ये एक फैक्ट दिया हुआ है कि अगर कोई बिल आता है पार्लियामेंट के पास, बिल आता है पार्लियामेंट से पास होके, तो प्रेसिडेंट के पास 3 पावर होती है। या तो वो एसेंट दे दे, अप्रूव कर दे, या तो फिर वो विथ होल्ड कर ले उसको, नहीं वो एसेंट दे दे और वो अपने पास ही रखें और इनडेफिनेटली रख सकते हैं। वो कोई टाइम लिमिट या बाउंडेशन नहीं है उनके पास टाइम की। सो ये एक वीटो पावर हो जाती है जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं प्रेसिडेंट का। या तो फिर वो रिटर्न भी कर सकते हैं अपने बिल पार्लियामेंट को फॉर रिकन्सिडरेशन। Then we see if the parliament sends the bill again to the president with or without any changes, the president is bound to give his assent। अगर उन्होंने भेजा वापस पार्लियामेंट को कि रिकन्सिडर करें और उन्होंने पास कर दिया अगेन विदाउट एनी चेंजेस, तो देन नाउ दे विल हैव टू ही विल हैव टू गिव द असेंट। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है कंट्री में, तो एट ए टाइम 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर 6 महीने हो चुके हैं इमरजेंसी को ख़त्म हुए, तो 6 महीने से ज़्यादा मतलब ये जो एक्सटेंशन है नहीं मिल सकता। फिर पॉकेट वीटो पहली बार ही देखा गया तो ज्ञानी जैल सिंह उन्होंने प्रैक्टिस किया था इसको 1986 में कंसर्निंग द इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट एक्ट बिल। और कुछ बिल्स होते हैं जिनमें प्रायर परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। ओके, जैसे कि मनी बिल हो गया, ये हम जानते होंगे कि मनी बिल में उनको असेंट देना ही देना है क्योंकि उनके रिकमेंडेशन से ही फिर वो जाता है पार्लियामेंट। सो और कौन से बिल हैं जहाँ पे प्रायर परमिशन चाहिए? तो जब क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट बॉर्डर, मनी बिल, इन केसेस में। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर को टू द राज्यसभा। और ये किस बेसिस पे होगा? अगर उनका जो पर्सन है उसकी स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस।
इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। लेट्स आलस भी याद कर सकते हैं, ALSS। फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर भी है प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। 123वां जो है वो ऑर्डिनेंस पावर देता है, अगर दोनों में से कोई हाउस या एक हाउस सेशन में नहीं है तो पार्लियामेंट में कोई लॉ नहीं पास हो सकता। तो ऐसे सिचुएशंस में प्रेसिडेंट ला सकते हैं, लेकिन इसका टाइम लिमिट कितना है? अगर ऑर्डिनेंस सपोज पास हो गया, फिर उसके बाद पार्लियामेंट बैठ गई है, तो पार्लियामेंट के बैठते ही 6 हफ्ते के अंदर अंदर उनको इसको फिर से पास करना होगा। और अगर नहीं करते हैं तो वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं वो लॉ नहीं रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो 6 months आफ्टर दी पार्लियामेंट कह सकते हैं कम्स टू सेशन। देन पार्डनिंग पावर्स भी होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास, और ये भी एक तरीके का ऑर्डिनेंस पावर में दिया। वैसे नहीं, ये पार्डनिंग पावर डिफरेंट हो गया। तो पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में मिलता है कि सपोज पूरा प्रोसेस हो गया जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट तक, नाउ अगेन ये डिस्क्रिशन पे है कि प्रेसिडेंट के, ऑब्वियसली उनका डिस्क्रिशन टोटली नहीं है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही एक्ट करता है। तो पार्डनिंग पावर्स के अंदर आता है पार्डन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसकी पनिशमेंट, रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट। देन द सेम पिटिशन कैन नॉट बी फाइल्ड अगेन इफ द प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स इट। इसके अलावा इनके मिलिट्री पावर्स भी हैं। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 आर्म फोर्सेस। ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। और डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं इनके पास। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट होते हैं साइन, ये प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। देन इमरजेंसी पावर्स भी है। इमरजेंसी पावर्स में प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, और पार्ट 18 में इमरजेंसी है, और 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी पावर्स एक्सटेंड होते हैं। 352 इज़ इन द इवेंट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। और 356 मतलब आप कह सकते हैं ये इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात कही गई है 352 में। और देन 356 में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, तो इसमें प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं इसको। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 तरह की इमरजेंसी होती है। तो 352, 356 और 360। इसके अलावा पावर ऑफ कंसल्टेशन है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, और ये ध्यान रखना है कि ही इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस देना भी ज़रूरी नहीं है अगर वो चाहे तो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी बेंच बनेगी इनको एडवाइस करने के लिए वो 5 मेंबर्स की मिनिमम होनी चाहिए। देन एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स 53 जो है आर्टिकल, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का वेस्टेड है प्रेसिडेंट में, ये पूछा जा चुका है, तो याद रखना है 53। 52 कहता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट इन इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अगर अपनी स्टेट के लोअर हाउस से इलेक्ट हो गया है। तो ये अंडरस्टूड है, हमने देखा कि इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं। एंड विद इन 6 months अगर सीट वेकेंट हो गई उनकी तो इलेक्शंस होने चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन्ड है, हमने देखा अभी। और ही कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आर्टिकल 71 में उनके डिस्प्यूट के रिगार्डिंग बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ही अल्टीमेट अथॉरिटी है जो इसका डिसीजन फाइनल है। देन इम्पीचमेंट में पार्लियामेंट का काफ़ी जुडिशियल रोल होता है, सो इट्स अ काफ़ी जुडिशियल प्रोसेस। जॉइंट सिटिंग 108 के तहत बुला सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ही टू promulgate ordinance is the legislative power of the president। पॉकेट वीटो भी है इनके पास। अब हमने प्रेसिडेंट देख लिया, अब हम कोशिश करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को और जल्दी से कवर करें हम समझते हुए। देन वाइस प्रेसिडेंट में देखा जाए तो ही इज़ द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस। आर्टिकल 63 जो है उसमें बात कही गई है। तो 52 हमने देखा प्रेसिडेंट था, अब 63 वाइस प्रेसिडेंट।
देन 63 वाइस प्रेसिडेंट है। 64 में बात कही गई जाएगी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। 65 में बात कही गई है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट अगर वो नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वैकेंसी या फिर सम अदर रीजंस। देन इलेक्शन कैसे होगा वाइस प्रेसिडेंट का, तो इनकी जो इलेक्टोरल कॉलेज है ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो किसके किसके कंप्राइज होगी, तो इनकी जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्राइज होती है ऑफ ऑल द मेंबर्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्टेड मेंबर्स, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों वोटिंग करते हैं। जैसा कि हमने प्रेसिडेंट में देखा कि उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स का जिक्र था, इनके केस में ऐसा नहीं है। ओके, और इसके अलावा इनके अगर क्वालिफ़िकेशंस पे बात आए तो क्वालिफ़िकेशंस देखा जाए तो उसमें भी 35 इयर्स होनी चाहिए थी मिनिमम एज, और इसमें भी 35 इयर्स मिनिमम एज की बात कही गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनमें देखा हमने कि 50 प्रपोजर्स और सेकेंडर्स थे, और इनके केस में कितने प्रपोजर्स और सेकेंडर्स हैं, सो 20 मतलब टोटल 40 मेंबर्स और उनमें 100 थे, 20 और 20, ये ध्यान रखना है। टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट में 5 इयर्स था, इनके में भी 5 इयर्स है, इसका मेंशन 67 आर्टिकल नंबर में है। एंड उससे पहले भी अगर वो रिज़ाइन करना चाहें तो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट वी सी दैट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको अगर रिमूव करना हो ऑफिस से तो ये जो भी रेजोल्यूशन होगा वो राज्यसभा से आना चाहिए, और राज्यसभा से इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से और लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा तो वाइस प्रेसिडेंट स्टैंड्स आउटसाइड दैट ऑफिस, मतलब वो रिमूव कर दिए जाएंगे ऑफिस से अपने। देन वी सी ओथ का डिस्क्रिप्शन जो है आर्टिकल 69 में मेंशन्ड है, और ओथ कौन दिला सकता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट या तो फिर एनी पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो जो है वो उनको ओथ दिला सकता है। सैलरी इज़ एंटाइटल्ड टू सैलरी एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो जो भी सैलरी वो ड्रॉ करते हैं वो होती है जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, जो कि है 4 लाख पर मंथ। देन पावर्स एंड फंक्शंस देखें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा के, एंड ही डज नॉट हैव राइट टू वोट ऑन एनी सब्जेक्ट, बट इन केस ऑफ इक्वल वोट्स ही हैज़ अ कास्टिंग वोट, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है, वो चेयरमैन सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, फिर वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया का नाम दिया है, एंड अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो भी मैक्सिमम 6 मंथ, उसके बाद तक इलेक्शंस हो जानी चाहिए। एंड ही कैन नॉट, जो अगर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं तो वो एक्ट नहीं कर सकते एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देन वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, देन आर्टिकल 66 में मेंशन्ड है रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 67 में उनके रिमूवल की बात कही गई है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव वो हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है हमारी, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के हेड है, वही रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर असिस्टेंस एंड एडवाइस हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट शैल हैव अ COM, ये आर्टिकल 74 में मेंशन्ड है, और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, मतलब मेजॉरिटी पार्टी जो लोकसभा में उसके लीडर को अपॉइंट करते हैं। देन आर्टिकल 75(1) इसमें क्या कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट करते हैं बाकी मिनिस्टर्स को। एंड अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो सारी काउंसिल को रिज़ाइन करना पड़ता है। और 75(3) में बात कही गई है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
देन हम देखते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें बोला गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जितनी टोटल मेंबरशिप है लोकसभा की उसके वजह सिर्फ 15% को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड किया जा सकता है। तो देख लीजिए 2003 में ये एक्ट आया था। हमने देखा 2002 में राइट टू एजुकेशन आया था और ये नेक्स्ट ईयर 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। देन COM में दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर्स। देन हमने देखा 75 के अंदर के काफ़ी क्लॉजेस देखे। इसके बाद हम आते हैं 78। तो 76 जो है वो उसमें ज़िक्र है, अभी आगे आएगा वैसे उसका। तो 78 आर्टिकल 78 जो है वो है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म्ड रखना है प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है नीति आयोग के, चेयरमैन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के और इंटर स्टेट काउंसिल के। कैबिनेट जो वर्ड है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन्ड है। इसको इंक्लूड किया गया था इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और इसमें भी कहाँ पे यूज़ किया गया था कि जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे थे कि तो उसमें पहले ये नहीं था कि रिटर्न प्रपोजल आना चाहिए प्रेसिडेंट पे तभी वो इमरजेंसी को कह सकते हैं प्रोक्लेम कर सकता है। तो इसमें कैबिनेट का इस जो प्रोविज़न नया ऐड किया गया था उसमें कैबिनेट वर्ड यूज़ किया गया था, यूनियन कैबिनेट। तो कैबिनेट ओरिजिनली नहीं था, थ्रू एन अमेंडमेंट वो आया है। देन 75 के 5 क्लॉज में मेंशन्ड है कि अगर मिनिस्टर कोई वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, मतलब लोकसभा राज्यसभा, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही रह सकते हैं एज मिनिस्टर और एनी पोजीशन एज अ मेंबर ऑल्सो। 6 महीने के अंदर उनको किसी हाउस से इलेक्ट होना ही होगा। देन 78 लेज डाउन फ्यू ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देन सम अदर फैक्ट्स जो कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अभी तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। स्पेसिफिक देखा जाए तो 16 years 286 days। देन मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने एंड ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिज़ाइन भी दिया था। चौधरी चरण सिंह ही नेवर फेस्ड लोकसभा। एंड VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कॉन्फिडेंस वोट फेल कर गए थे। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर रहीं। एंड 3 प्राइम मिनिस्टर्स जो थे इंडिया के वो डाइड ड्यूरिंग देयर टेन्योर। वो थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। देन मोरारजी देसाई बिकेम ओल्डेस्ट एंड मोरारजी देसाई एट द एज ऑफ 81 बने थे, तो ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और राजीव गांधी यंगेस्ट। देन PV नरसिम्हा राव जो थे वो जब उन्होंने अज्यूम किया था प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस तो वो किसी भी हाउस से मेंबर नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी अभी तक के सबसे शॉर्टेस्ट रहे हैं फॉर 13 days। एक टेन्योर उनका 13 days का था, बाकी तो हम जानते हैं। देन HD देवगौड़ा जो थे ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप ली थी। इसके अलावा 6 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जो किसी स्टेट के CM पहले रह चुके थे। और जगजीवन राम जो है ये सर्व्ड एज द फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एज अ मिनिस्टर। नाउ वी कम टू पार्लियामेंट। हमने देखे 78 तक